आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि नॉमिनी मूवेबल प्रॉपर्टी में लगता है या नॉमिनी इमूवेबल प्रॉपर्टी में लगता है, नॉमिनी का क्या रोल होता है। उसके बाद अगर एक्स की एक प्रॉपर्टी है, उसका किन किन का अधिकार होगा उसकी प्रॉपर्टी का, उसके मरने के बाद या मरने से पहले, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। डॉटर का क्या अधिकार होगा, सन का क्या अधिकार होगा, डॉटर इन लॉ का क्या अधिकार होगा अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर या अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर या फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी या मदर इन लॉ की प्रॉपर्टी पर। सही है। या अगर आपको प्रॉपर्टी एंसेस्टर मिली है, दादा की प्रॉपर्टी मिली है, तो किसका क्या अधिकार होगा, विल कराने से क्या फ़ायदा होगा, विल ना कराओ तो क्या फ़ायदा होगा, रजिस्टर विल से क्या फ़ायदा होगा, रजिस्टर विल से ना क्या फ़ायदा नहीं होगा। सो पहले आप समझ लो, नॉमिनी तो एक मूवेबल प्रॉपर्टी पे बनता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई नॉमिनी नहीं होता, ये बड़ा क्लियर है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो ईजिली डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, जो ईजिली मूवेबल होते हैं, पर नॉमिनी ऑनर राइट नहीं क्लेम कर सकता। नॉमिनी एक फ्यूडेस्ट्री राइट, एक गार्ड होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पर आपने मूवेबल एसेट्स को पार्क करा होता है, वो बोलते हैं कि एक नॉमिनी आप स्पेसिफाई कर दो कि जब आप मर जाओ तो हम सारा अमाउंट उस नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद वो नॉमिनी लीगल हायर को ट्रांसफ़र करेगा एज़ पर लीगल हायर। ये नॉमिनी का रोल होता है। तो इन बिटवीन अगर आप मर जाते हो और नॉमिनी मेंशन है तो नॉमिनी को वो अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है, अगर नॉमिनी वो प्रोसीजर फॉलो करता है आफ्टर डेथ प्रोसीजर। पर वो नॉमिनी उस पैसे को नहीं खा सकता अगर वो नॉमिनी उसका लीगल हायर नहीं है, क्योंकि लीगल हायर उठ के उसके अगेंस्ट केस जा सकते हैं और उसको वो पैसा, उससे पैसा रिकवर कर सकते हैं। ये हो गया नॉमिनी का रोल। अब आ जाओ प्रॉपर्टी का रोल। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई नॉमिनी नहीं होता। अब मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने खुद कमाई है या मुझे अपने दादा या पापा या परदादा से मिली है, शेयर ट्रांसफ़र होता गया और मुझे मिलता गया, और 100% हो या 25% शेयर हो या 50% शेयर, जो एज अ केस में भी, जब तक कि मैं उसको गिफ्ट कर दूं या उसका एक ट्रस्ट बना दूं या मैं विल को रजिस्टर करा दूं, मेरे जीते जी वो प्रॉपर्टी मेरी है, वो किसी की भी नहीं होगी। बड़ा क्लियर है। सो अगर मैं बिना विल के मरता हूं और मैं उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट नहीं करता मरने से पहले, मैं प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता मरने से पहले, तो फिर वो जो मेरे हायर्स होते, लीगल हायर एज पर क्लास 1, उनको ट्रांसफ़र हो जाती है मेरे मरने के पास। लीगल हायर एज पर क्लास 1 क्या होते हैं? मेरी वाइफ, लीगली वेडेड वाइफ, सन एंड डॉटर्स, उनको बोलते हैं क्लास 1 लीगल हायर। क्लियर है? ये क्लास 1 लीगल हायर होगा। तो मेरी प्रॉपर्टी थी, मैं अगर विल रख देता हूँ, मैं किसी को भी दे सकता, मैं नौकर को भी दे सकता हूँ, मैं गिफ्ट किसी को भी दे सकता, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। पर अगर मैं मर जाता हूँ बिना विल के तो 3 लीगल हायर जनरेट हो जाएंगे, वाइफ, सन एंड डॉटर, बस 3 लीगल हायर। सही है। और अगर बाई चांस सन की वाइफ है विच इज़ डॉटर इन लॉ, या डॉटर उसका हस्बैंड है, वो किसी का राइट नहीं है एज पर क्लास पर अगर सन मर जाता है तो डॉटर इन लॉ का राइट जनरेट हो जाएगा फादर इन लॉ के मरने के बाद। ऐसी एक डॉटर है, डॉटर मर जाता है तो सन इन लॉ का राइट जनरेट हो जाता है फादर इन लॉ के मरने के बाद, अगर बिना विल के लिखा जाता है। क्लियर है? सो ये आपका एक दूसरा सिचुएशन हुआ। अब सपोज मेरे फादर ने मेरे को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, वो मेरी प्रॉपर्टी होगी, दैट बिकम अ सेल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, तो उसमें मेरी वाइफ का कोई राइट नहीं है। सही है। तो डॉटर इन लॉ का जीते जी फादर इन लॉ का मदर इन लॉ की प्रॉपर्टी में या हस्बैंड की प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं होता, जब तक कि वो गिफ्ट के फॉर्म में ना मिली हो या ट्रस्ट के फॉर्म में ना मिली हो या विल के फॉर्म में ना मिली हो। ये क्लियर है? तो डॉटर इन लॉ का क्या राइट होता है? वो अपने फादर से क्लेम कर सकती है प्रॉपर्टी। सो पहले क्या होता था, जब हिंदू सेसेशन एक्ट 2005 से अमेंडमेंट से पहले डॉटर की जब शादी हो जाती थी तो डॉटर इन लॉ बन जाती थी,
तो वो फादर की प्रॉपर्टी में उसको राइट नहीं मिलता था। पर अब लॉ अमेंड होने के बाद डॉटर इन लॉ को अपने फादर की प्रॉपर्टी में राइट मिलता है, पर फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलता। क्लियर है? सिमिलरली सन भी जीते जी माँ बाप से राइट प्रॉपर्टी का नहीं मांग सकते, और अगर फादर किसी को विल को रजिस्टर कर जाए तो सन भी उस प्रॉपर्टी को रिकवर नहीं कर सकते, इवन दो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्यों ना हो। तो सपोज मेरे दादा की एक प्रॉपर्टी थी, वो 3 लीगल हायर में बटी, ए बी सी, सबको 33% मिला। जो ए था जिसको 33, उसने अपने बच्चों को वो 33% राइट ट्रांसफ़र कर दिया। अगर वो राइट ट्रांसफ़र कर दिया तो वो मेरी सेल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो गई, और वो इसको कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। और जब मैं अगर विल को रजिस्टर करा देता हूँ और उसमें वो 33% भी मेंशन करता हूँ किसी और के नाम पर, तो वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो विल बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर्ड विल बहुत इंपॉर्टेंट है। दो कानून में अनरजिस्टर्ड विल भी एप्लीकेबल है, पर वो चैलेंज हो सकती है। उसको जाके फिर आपको सेसेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कोर्ट में जाके कि ये प्रॉपर्टी किसको मूव करी जाए, पहला उसे बोलते हैं सेसेशन सर्टिफिकेट। या आपको लीगल हायर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसमें ये बताना पड़ेगा कौन कौन से लीगल हायर है, या विल को प्रोवेट कराना पड़ेगा, वैलिडेट कराना पड़ेगा कि विल बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है, करेक्ट है। पर अगर विल को रजिस्टर करा दो मरने से पहले, तो रजिस्ट्रेशन बहुत इफेक्टिव होता है। वो जो प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है, जो बंदा अपना विजिटर विल कराता है, विटनेसेस होते हैं, टेस्टिमनी होती है, कोर्ट में रिकॉर्डिंग होती है, तो वो चैलेंज हो ही नहीं सकती वो विल, क्योंकि वो बंदा अपने होशोवास में पूरा विल को रजिस्टर करके जा रहा है। तो विल को बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर कराना। नॉमिनी की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, नॉमिनी सिर्फ मूल प्रॉपर्टी में लगता है, तो नॉमिनी इमूल प्रॉपर्टी में नहीं लगता। किसी की भी प्रॉपर्टी है वो उसकी प्रॉपर्टी रहती है टिल हिज डेथ। डेथ से पहले कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, बेच सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कुछ भी कर सकता है, किसी का भी राइट नहीं होता। सो वुमेन का क्या राइट होता है? अगर वुमेन को आपने निकाल दिया हो, सही है, तो अगर वुमेन अपना चली गई हो, वुमेन तुमसे ज़्यादा कमा रही हो या तुम्हारी इनकम कम हो, या वुमेन अपनी मर्ज़ी से गई हो या अडल्ट्री में इन्वॉल्व हो, तो वुमेन को कुछ नहीं मिलता। तो पहले जब ये कानून बना था, वो कानून क्या होता था, क्योंकि पहले ज़्यादातर लेडीज़ घर को देखती थी और हस्बैंड बाहर कमाते थे। पहले लेडीज़ घर बाहर नहीं कमाती थी, तो 15-20 साल 10 साल हस्बैंड घर देखता था, फिर हस्बैंड निकाल देते थे, और वुमेन बोलती कि मैंने पूरा ज़िंदगी लगाई 15-20 साल, तो मेरे को कौन देगा, मेरी मेंटेनेंस कौन करेगा। तो इसलिए सेक्शन आया था। पर सिंस बहुत चेंजेस आ गए, बहुत चेंज हो गए। आजकल वुमेन कहाँ कहाँ जा रही है, अरबों रुपए, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए कमा रही है। तो जो औरत इतना कमा रही है, 80,000, 90,000, 1-1 लाख रुपए कमा रही है, उस औरत को कुछ भी नहीं मिल सकता अगर पति नहीं कमा रहा या पति उससे कम कमा रहा हो। बिल्कुल। तो अगर औरत के पास अपनी एसेट्स है, तो वो ना परमानेंट एलुमनी का मेंटेनेंस हकदार हो सकती, ना मेंटेनेंस का हकदार हो सकती, क्योंकि वो अपनी स्वयं इच्छा से गई है या वो एडल्ट्री में इन्वॉल्व है। तो ये कुछ सारे कंडीशंस है जो देखने पड़ेंगे। सो अगर ट्रू वुमेन हो, जिसको जो पीरियड है, जो एक्चुअली पीरियड है, उसके पास पैसे नहीं है खाने पीने के लिए, बिल्कुल ही लाचार है, डिपेंडेंट है, उसको राइट टू मेंटेनेंस होता है, राइट टू शेयर अकोमोडेशन होता है, उसको अधिकार मिलता है, पवन एलू का अधिकार मिलता है। पर अगर ये चीज़ें है ही नहीं, तो उसको कुछ भी नहीं मिलता। ये बहुत सारी जजमेंट्स है, बहुत सारे केस लॉज है, कानून भी यही कहता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि डॉटर इन लॉ, जैसे डॉटर इन लॉ आप पर केस कर सकती है, तो आप भी उस पर बहुत सारे केसेस मदर इन लॉ कर सकती है। तो जो सेक्शन डॉटर इन लॉ को लगाती है आपके पर, मदर इन लॉ भी आपकी डॉटर इन लॉ पर पूरा लगा सकती है, सेम सेक्शंस, और सेम मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, सेम सेक्शन, एवरीथिंग। क्योंकि वो लेडी डिफाइन करा हुआ है, कहीं ये नहीं लिखा कि डॉटर इन लॉ या मदर इन लॉ। सो आई होप आपको ये मेरा टॉपिक पूरा क्लियर हो गया हो कि प्रॉपर्टी क्या होती है, इमूल प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉमिनी क्या होता है, रजिस्टर विल क्या होती है, डॉटर इन लॉ क्या करेगी, फादर इन लॉ क्या करेगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या करे,
तो ये टॉपिक कंप्रिहेंसिव है, ये सिंपल एक लेमैन टर्म में मैंने आपको समझाया है जिससे आपको क्लियर समझ आ जाए। हरे कृष्णा।